नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। नीट यूजी परीक्षा को लेकर, यूजीसी नेट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सरकार अब बैकफुट पर दिख रही है। कल देश भर में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पिछले 9 दिनों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 बड़े एग्जाम कैंसिल किए हैं। 2 दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की थी और इससे पहले 12 जून को एनसीईटी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सरकार अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया है, जो भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने आज एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए एक 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान भी कर दिया। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन हैं चीफ, इसमें शामिल होंगे। ये कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने नीट में कथित विसंगतियों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और विपक्ष छात्रों के लिए न्याय की गारंटी लिए सरकार पर दबाव भी बनाएगी। विपक्ष और छात्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर लीक का पितामह आखिर है कौन। इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले जरा वार पर एक नजर। देखो, ऐसे एंटी बहुत कानून पहले भी लाए हैं मोदी जी ने। एंटी टेररिस्ट, एंटी करप्शन, सब कुछ एंटी वाले बहुत लाए हैं, लेकिन एंटी चल नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है। सरकार कानून बनाए थे अपने हिसाब से और इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम उनके लोग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप देखिएगा, लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है, पेपर लीक होता रहा है और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सिकंदर रांची में ठेकेदारी से लेके जल संसाधन विभाग में जेई और नगर विकास में उसका लाना और कई जगह का प्रभार देने वाले विभाग के मंत्री तो तेजस्वी यादव जी थे। स्पष्ट करें कि आपके रीजन में वो आया था कि नहीं। प्रभार मिला था 2-3 जगह का, दानापुर का, पटना का और कई जगह का। स्पष्ट करें अकूत संपत्ति का मालिक ये कैसे बना। यह मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए नकली नाम चलाए जा रहे हैं। मुख्य अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में पूरी जांच की कवायद चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक बेहतर परिणाम आएगा इस देश में और परीक्षाओं में जो बेईमानी नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है वह रुकेगा। ईओयू इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा था, पर्सनल स्टाफ में जो मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है। मोदी जी के विरोध में और सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं वो लोग तो साजिश नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार से खबर आ रही है, अब ये तो जांच का विषय है कि किसके कहने पर वहाँ के गेस्ट हाउस में स्थान मिला। किसी नेट में इस प्रकार से पेपर लीक हुआ है और इस मामले में लाखों जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। तो आज की हुंकार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर लीक के कितने गुनहगार, कितने राजदार और कब इन तमाम लोगों का पर्दाफाश होगा। आखिर
ये जो लाखों परीक्षार्थियों छात्रों के साथ जो मजाक हुआ है, जो खेल हुआ है, जिन्होंने उनकी चिंता को बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, वो सब कटघरे में आखिर कब आएंगे? और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि पेपर लीक का पितामह आखिर है कौन। हमारे साथ इस वक्त एक पूरा पैनल मौजूद है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इस प्रश्न को खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में नीट परीक्षार्थी काजल यहाँ पर मौजूद हैं। परीक्षार्थियों का, छात्रों का दर्द क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, वो अब चाहते क्या है, वो मैं काजल से समझूंगी, जानूंगी। वरिष्ठ वकील के मनन हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे जो नया कानून कल आया है उसके हिसाब से क्या वाकई अब पेपर लीक की जो ये पूरी घटनाएं हैं, ये इंसिडेंट्स हैं, ये रुक पाएंगे क्या, वो इतना मजबूत है भी या नहीं, उस पर भी चर्चा होगी। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि लगातार इस सियासत में जो सवाल खड़ा हो रहा है वो केंद्र सरकार पर हो रहा है कि आप पेपर लीक के मामले रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। जेडीयू राष्ट्रीय सचिव जेडीयू के राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार से सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में ये पूरा खेला हुआ, किस तरीके से पेपर लीक करवाए गए, कबूलनामा भी सामने आ चुका है कि कैसे 30 से 32 से 35 लाख रुपए लिए गए यहां पर पेपर लीक कराने को लेकर, और पूरी तैयारी उसकी क्या थी वो भी आपके सामने आ चुका है। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी भी हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहला सवाल रोहन गुप्ता आप ही से, क्योंकि छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में जांच चल रही है, कमेटी का गठन हो गया, कल नया कानून भी आ गया, लेकिन अभी भी सवाल वही कि एक बड़े पेपर, मतलब 9 दिन में 3 बड़े एग्जाम रद्द हो जाते हैं, लाखों छात्र निराश हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका भविष्य अब अंधकार में है। ये पूरी तरह से कब रुकेगा? बिल्कुल शिरीन, और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी को भी राजनीति करनी चाहिए। और जिस दिन से ये कांड बाहर आया है उसी दिन से सरकार ने जो भी स्टेप लेने चाहिए, पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसके पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं ऐसी सख्त सजा देंगे कि कभी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस प्रकार की जो कार्यवाही को कभी लोग दूसरी बार करें। दो तरीके से एक्शन हो सकते हैं, एक तो करेक्टिव एक्शन क्या है और दूसरा प्रिवेंटिव एक्शन क्या है। हम पहली बात कर रहे हैं करेक्टिव एक्शन की, जो एग्जाम कैंसिल होनी थी उसको कैंसिल करके सीबीआई जांच कर रही। दूसरी जो एग्जाम है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, आज भी कोर्ट ने कहा, तो पूरी तरह से सरकार जो संजीदगी से इस मामले पे आगे बढ़ रही है। जो कानून पास किया गया है वो कानून ये एंश्योर करेगा कि कभी भी भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो इस प्रकार की जो हिमाकत करने की। देखिए, इस पर राजनीति नहीं हो सकती शरीफ जी, कोई भी पार्टी हो, हम सबको मिलकर ये सोचना होगा। ये कांग्रेस शासित राज्य हो, आज राजस्थान में भी 19 पेपर लीक हुए थे, उसके जो सरगना है उसको बचाने के लिए जो आप पहले तो छोड़ दीजिए कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। कांग्रेस की जब सरकार थी तो सुरेश ढाका को बचाने के लिए सलमान खुर्शीद जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने पैरवी की। वो कौन से मुंह से सवाल करते, इस पर राजनीति मत कीजिए। ये राजनीति जब कांग्रेस और दूसरी पार्टी की तरफ से हुई तभी भाजपा ने अटैक किया, नहीं तो पहले मंत्री जी ने क्लियरली कहा कंपैरिजन करके। तो यहाँ राजनीति आपने भी कर दी कि देखिए राजस्थान भी इसमें ऐसा हुआ था और उन्होंने इस तरीके से उसका बचाव किया था। राजनीति ऐसे ही शुरू होती है। लेकिन रोहन जी, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस मामले में अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसका सवाल उठाना भी जरूरी है, क्योंकि कार्रवाई जल्द से जल्द हो, छात्रों को न्याय मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। बिल्कुल शिरीन जी, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं। छात्रों का कोई भी प्रश्न हो, विपक्ष का काम है सवाल उठाए और उसका जवाब दिया। सरकार ने कहा हमारी जिम्मेदारी है, जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन होगा। नया लॉ आ गया, बिहार में भी जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, सरकार ने इमीडिएटली उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। मुझे एक चीज बताइए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब छात्रों का मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है, एक जो विपक्ष कह रहा है कि नहीं ये करिए वो करिए, जब उनकी सरकार थी 19 पेपर लीक था, आपने बताया उन्होंने क्या सोल्यूशन सजाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुरेश ढाका करके एक आदमी है, मैं एक तस्वीर लेके आया हूं, एक तस्वीर है जो सलमान खुर्शीद जी जिनको बचाने के लिए पैरवी की, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको क्यों नहीं रोका। आप एक पकड़ना तो छोड़ दीजिए, आप सोल्यूशन की बात कीजिए। आप विपक्ष में हैं, आप सोल्यूशन की बात कीजिए। आपकी सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है वो बताइए जो ये सरकार करे। आप सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे तो सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे ना। जो 19 पेपर लीक मामले में जो सरकार कुछ नहीं कर पाई, उनके ही नेता सचिन पायलट जी ने, उनके ही जो सीएम है उसके ऊपर अटैक किया। आज सवाल पॉलिटिकल करेगी तो उसका जवाब पॉलिटिकल मिलेगा, और सवाल अगर छात्रों के लिए होगा तो उसका जवाब विनम्रता से मिलेगा। ठीक है, लेकिन सरकार सवाल
का जवाब जरूर यहां पर सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार से सवाल बनता भी है। ठीक है रोहन जी, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं के मेनन हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ वकील हैं, क्योंकि इस मामले में सरकार कल ही कानून लेकर आई है और इस कानून में जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं, नए कानून में अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अगर हम देखें के मेनन जी, मेरा सवाल आपसे है ये, राजस्थान उत्तराखंड में तो इससे भी कड़े कानून है, क्योंकि वहां पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान और जुर्माने की जो राशि है वो 10 करोड़ की। आपको क्या लगता है कि ये जो नया कानून लाया गया उससे कोई फर्क पड़ेगा? ये जो पेपर लीक की, अब तो ये इतना बड़ा जुर्म हो गया है क्योंकि छात्र सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, कोई फायदा होगा इससे सर? देखिए, कानून तो पहले भी था, 420 पहले से था, इसमें कोई नई बात तो है नहीं थी। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक कानून लेके आए हैं, लेकिन 10 करोड़ का जुर्माना एक प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए ना। एक ड्रैकोनियन लॉ नहीं होना चाहिए कभी भी, जैसे टाड़ा था, और भी कुछ लॉ ऐसे हैं, लॉज जो ड्रैकोनियन लॉ हैं। पीएमएलए में भी एक आध त्रुटि है अभी भी, लेकिन हाँ, ये जिस तरह से खासकर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी 1-2 बार ऐसे पेपर लीक हुए हैं, बिहार में हो रहे हैं, तो जिस तरह से इसकी बढ़ोतरी हो रही है समाज में, समाज का अगर युवा, जिस पे पूरा देश की जो रीढ़ की हड्डी है, अगर तुम वो ही तोड़ दोगे, अगर बच्चे पढ़ लिख कर अगर इतनी मेहनत से एक एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और एग्ज़ाम में पास ना हो, चंद बच्चे पास हो जाएं, तो ऐसे में तो ऐसे लोगों को तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती मेरे देश में एक ही है कि कानून से आज कोई डरता नहीं है। मर्डर किस तरह से हो रही हैं, डकैतियाँ किस तरह से हो रही हैं जी, मतलब ना जाने कितने चीटिंग किस तरह हिसाब से हो रही है, लेकिन कानून से आज डरता क्यों नहीं है कोई भी? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर आज कोई ऑफेंस होता है तो उसको सज़ा मिलेगी आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता रहा हूँ कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स की मिकदार बढ़ाइए, संख्या को बढ़ाइए, डे टू डे ट्रायल होने चाहिए। कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डे टू डे और इनके लिए स्पेसिफिक एक अदालतें बनाई जाएं। सब कुछ होने के बावजूद भी फिर कुछ नहीं, समाज उसी तरह खाली का खाली बैठा है। कोई अपेक्षा ही नहीं है किसी को भी कि आज कानून से कुछ मिलना है, न्यायालय से कुछ लेके जाना है। सख्त कानून के साथ साथ उस प्रोसेस को भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, थोड़ा उसे फास्ट ट्रैक पर लाना होगा ताकि न्याय जल्दी मिल सके और वो डर थोड़ा और मजबूत हो। ठीक है सर, मैं इस पर आपसे आगे और भी बात करूंगी। राजीव रंजन जी, क्योंकि ये पूरा खेला जो शुरू हुआ वो बिहार से हुआ, पेपर लीक होता है, इतने तमाम छात्र और एक पूरा जो हमने देखा कि नेक्सस पूरी तरीके से बिहार में चल रहा था, अब तो कबूलनामा भी साथ है। इसीलिए सवाल यहाँ ये कि क्या बिहार में ये सब कुछ इतना आम और इतना आसान है कि वहां कानून का कोई खौफ ही नहीं है किसी में? देखिए शिरीन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को बधाई मिलनी चाहिए। उन्होंने इस पूरी घटना का उद्भेदन किया, इसका अनुसंधान किया। 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अनुसंधान सही दिशा में बढ़ रहा है और निसंदेह पूरे देश में जो इस तरीके के जो खेल हो रहे हैं, बिहार ने आगे बढ़कर इसको बेनकाब करने का काम किया है। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहना कुछ हुआ भी तो वही ना, इसे कैसे भूल रहे हैं? अपोजिशन क्या कहता है और रूलिंग, देखिए मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये अंतर्राज्यीय जो गिरोह होते हैं और जिनको कहीं ना कहीं वर्षों से इस तरह के कार्य में महारत हासिल है, उनके सभी जगहों पर संबंध होते हैं। ये अलग बात है कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसे ढकने की कोशिश नहीं की। हमने प्रभाव का, रसूख का, किसी धौस की परवाह नहीं की और जो लोग भी जिम्मेदार हैं वो बारी बारी से शिकंजे में जा रहे हैं। और भी कुछ जब गिरफ्तारियां होंगी तो निसंदेह ये पूरा मामला और ज़्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कोड है, एक ऐसे नासूर की तरह ये फैल रहा है जिसको रोका जाना बेहद आवश्यक है। पूरी युवा पीढ़ी को लेकर अभी
भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा और मनन जी ने भी कहा, और मैं ये मानता हूँ ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। विपक्ष को सवाल खड़े करने का अधिकार है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं वहाँ भी इस तरह के चीज़ों पर बहुत प्रभावी वो रोकथाम नहीं कर पाए। तो ये एक बहुदलीय कहीं ना कहीं समन्वय और सहयोग से देश की युवा पीढ़ी को न्याय मिले, इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और एक कानून बना है, हम लोग बहुत ज़्यादा निराशावादी नहीं हैं। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और उसके लिए बेहतर अनुसंधान, मैं समझता हूँ ये कई स्तर पर ये समन्वय और सहयोग के बल पर इस प्रक्रिया को आगे लाना होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत थी और बहुत ही समय रहते हुए ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है। ये तो अब वक्त बताएगा कि कितना प्रभावी और इससे कितना असर पड़ने वाला है। बहरहाल कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं। मैं अब वरुण चौधरी आपके पास आती हूँ, फिर काजल आपका भी रुख करूंगी क्योंकि आपका पक्ष जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। लेकिन वरुण, जिस तरह से सरकार कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं, बहुत संवेदनशील मामला है, छात्रों के हित से जुड़ा हुआ, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ, इसीलिए हम इस कानून को लेकर आए हैं ताकि इस पर रोक लग सके। क्या लगता है आपको, कितना प्रभावी ये कानून होगा और क्या छात्रों की वो जो टीस है कम हो पाएगी इस कानून के जरिए? देखिए, 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, 4 तारीख से ही हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ सुनिए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन नहीं करा था, छात्रों ने खुद सड़कों पर आए थे। जब छात्र सड़कों पर आ गए, छात्रों ने हमारे पास भी संपर्क करा कि हमारी मदद करिए, हमने मिलकर मुद्दा उठाया। और आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नीट के मुद्दे पर वो गुमराह कर रहे थे कि हम कमेटी बनाएंगे। अगर 4 तारीख को रिजल्ट आया और 4 तारीख को आरोप लगने शुरू हो गए, और वो आरोप क्या थे कि ये पेपर लीक हुआ है, स्कोर कार्ड में गड़बड़ी है, उसके बाद बिहार में गिरफ्तारियां हुई, गुजरात का नाम लेने से रोहन जी थोड़ा सा पता नहीं क्यों कतरा रहे थे, गुजरात के अंदर भी गिरफ्तारियां हुई, और गुजरात के अंदर 2.5 करोड़ तक के ब्लैंक चेक तक गुजरात पुलिस ने उन लोगों से लिए जो स्टडी सेंटर के प्रिंसिपल जैसे लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, जो एनटीए के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे, उन तक से चेक रिकवरी हुई है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करा है। जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उसको देखते हुए भी इतने देश भर में बड़ा छात्र सड़कों पर हैं, इतनी गर्मी में बार बार छात्र गुहार लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने परसों भी ये बोला हम कमेटी बनाएंगे, चलो उनको थोड़ा नींद खुली, आज डर के मारे उन्होंने कमेटी बनाई। उसके बावजूद आप एनटीए का बार बार पैटर्न देखिए, जिस तरीके से एनटीए ने जो नेट का पेपर हुआ उसको कराने में सक्षम नहीं थी, उसका पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ। कल CSIR का पेपर इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मैं 100% श्योर हूं, डर के मारे पेपर पोस्टपोन करा है, कहीं ना कहीं पेपर ये पहले बाजार में बेच चुके होंगे। और आप सोचिए CSI संस्था वो है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है, वो खुद इसकी अध्यक्षता करते हैं CSIR की, वो उसके खुद इसके प्रेसिडेंट हैं। आप ये सामने आपके ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज़ें। तो बार बार जब एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस सवाल के बावजूद क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं? राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, इस पर राजनीति बीजेपी कर रही है। और अगर हाँ, छात्रों की आवाज उठाना, छात्रों के बुरे वक्त में, इस डिफिकल्ट समय में छात्रों के साथ खड़ा होना राजनीति करना है, तो ऐसी राजनीति हर इंसान को करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब लूंगी क्योंकि आप सीधे कह रहे हैं कि एनटीए को बचा क्यों रही है सरकार। लेकिन काजल, आप जाहिर तौर पर नीट परीक्षार्थी हैं, ये मामला जिस तरीके से हर कोई इसे संवेदनशील बता तो रहा है, कह रहा है कि हम राजनीति नहीं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। आप राहुल गांधी से मिलकर आई हैं, पहले तो मुझे जरा ये बताइएगा कि इस मामले में आपसे उनकी क्या मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कोई आश्वासन आपको दिया, किस तरह की बातचीत रही वो? मैम, पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स की बात सुनी, क्योंकि जिन्हें सुननी है वो सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने पहले तो स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। फिर स्टूडेंट्स ने अपने सजेशन दिए। स्टूडेंट्स की समय के अनुसार डिमांड है कि पहले तो जो 2 दिन के लिए 1 महीने बाद विंडो ओपन की गई थी, उसमें जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ उनकी डिटेल्स पब्लिक की जाए, क्योंकि कोई ऐसा छात्र तो होगा नहीं जो 1 महीने के टाइम में फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा अगर वो 2 साल से तैयारी कर रहा है। ओके। फिर उसके बाद एनटीए ने 1563 नंबर खुद ही डिसाइड किया, खुद ही उनका रीटेस्ट भी डिसाइड किया। पर ये कैसे प्रूफ हुआ, ये तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि वो प्रूफ करे कि वो 1563 ही नंबर है, क्योंकि एक प्रेस रिलीज में उन्होंने 4 स्टेट्स के नाम बोले। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उन 4 स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, पर उनको भी रीटेस्ट का ईमेल गया है। अब ये आपकी टीम अब पता लगा सकती है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे जिस स्टूडेंट्स को ये मेल गए हैं जो इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। समय के अनुसार हमारी ये डिमांड नहीं है, ये छात्रों के हित में नहीं है कि ये कानून बन गया तो छात्र खुश हो गए। ये भविष्य की है। वर्तमान समय में स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि उनके हाथ से टाइम निकल रहा है। अगर टाइम चले जाएगा
2 महीने बाद कमेटी अपना रिजल्ट देगी। मान लेते हैं कि 8 तारीख को सीबीआई जांच अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो कम से कम 7 दिन या फिर 1 महीना लगेगा। फिर अगर दोबारा री एग्जाम होता है तो उसमें 2-3 महीना लगेगा। तब बच्चे का एडमिशन कब होगा? ओके, मतलब बच्चा घर में बैठ के क्या करेगा? जो ये देरी हो रही है इससे नुकसान छात्र का होगा, तो आप चाहते हैं कि ये जल्दी हो। हाँ, इस पर पहले फैसला ये जल्दी हो, पहले ये हो, और उसके लिए कुछ स्टेप्स है। पहले तो एनटीए अपनी ये जो 2 चीज़ों की डिटेल्स पब्लिक में लोग चाहते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, वो दे, क्योंकि इससे सिर्फ बच्चे नहीं, फैमिली, सोसाइटी में उनके जितने भी रिश्तेदार हैं सब प्रभावित है। ओके, उनका मेंटल प्रेशर जो एग्ज़ाम देता है और जो उनका सहयोग करते हैं उनको पता है। जिन्हें एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है वो नहीं समझ सकते कि उनको कैसा प्रेशर इस समय में हो रहा होगा। जैसे कि सब अभी सरकार की तरफ से लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो हम क्या कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में गया क्यों? जैसे इस नेट की परीक्षा में 1 दिन बाद आपको पता चला, आपने एक्शन लिया, पर जिस दिन नीट की परीक्षा हुई शाम से ही हर जगह पता चल गया था कि लीक हो गए हैं, तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं गई जो बच्चों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? ठीक है, बच्चों को तो सिखाया नहीं गया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जब देरी हुई तब बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। आपका वाजिब सवाल है, क्यों रही थी? अब मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वरुण चौधरी ने भी यही आपसे पूछा कि एनटीए को आप क्यों बचा रहे हैं, और इस सवाल को मैं थोड़ा और विस्तार देती हूँ ये बताते हुए कि देखिए, नीट परीक्षा की जांच की जिम्मेदारी एनटीए की कमेटी को ही क्यों? कमेटी आपने गठित की, एनटीए में उसमें शामिल है, उसी के सदस्य उसमें शामिल है, जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ एनटीए के अलावा जो यहाँ नेट परीक्षा की जांच है वो आपने सीबीआई को दे दी। तो यहाँ पर ये 2 तरफा रवैया क्यों? और फिर क्यों ना पूछा जाए आपसे कि आप लोग वाकई जांच सही तरीके से चाहते हैं, न्याय मिले छात्रों को, या इस मामले में कोई बचाव वाला काम भी हो रहा है? जो आरोप सीधे सीधे लग रहा है कि आप लोग बचा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं शिरीन जी, इसमें एक जिम्मेदारी वाला मामला है, संवेदनशील मामला है। मेरी छोटी बहन समझिए जो अभी बात करते उसका दर्द दिख रहा था, इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई लाग लपेट के बिना पहले दिन कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, मेरे छात्र, हम लोग ऐसे एक्शन लेंगे कि किसी भी छात्र के किसी भी इंटरेस्ट के साथ कोई छेड़खानी ना हो, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और दूसरी बार ये चीज करने कोई हिमाकत ना करे। जैसे ही उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जैसे ही उनको मालूम चला कि एनईटी में जो सबूत मिले, जो कमिटी ने इमीडिएटली उसको कैंसिल करके सीबीआई जांच कर दी। जब तक एनईटी की हम बात कर रहे हैं तब तक तो ऑलरेडी हाई कोर्ट से जो सारे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम लोग जो भी हाई कोर्ट के जो भी केसेस हुए सबको क्वेश्चन करते हो, हम लोग उसकी सुनवाई करेंगे। तो सरकार तो साथ में ही खड़ी, और सुप्रीम कोर्ट भी संजीदा से, देखिए देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उनको सबको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम सब मिलकर उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आज इसीलिए सरकार ने बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना जो कमिटी बनाई, अगर एनटीए भी जिम्मेदार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो एनटीए हो, वो कोई भी ऑफिसर हो, किसी भी प्रकार से कोई के लिए मेरी बात सुनिएगा। आप कह रहे हैं अगर एनटीए जिम्मेदार है, ये बताइए, पेपर लीक हुआ, ये तो तय हो चुका है, ये तो साफ हो चुका है ना कि पेपर इस मामले में लीक हुआ। पेपर कहां से लीक हुआ होगा? एनटीए के पास अगर ये जिम्मेदारी है तो कोई ना कोई तो वहां से शामिल होगा ही ना उसमें, जिसने उस पेपर को उस जगह से बाहर भेजा, बिहार तक पहुंचाया, उस नेक्सस तक पहुंचाया, जिसने पूरा पेपर लीक कराया। तो और क्या सबूत चाहिए आपको? आप कह रहे हैं कि यहां पर नेट वाले मामले में हमारे पास सबूत है, इस मामले में सबूत नहीं है। इससे भी बड़े सबूत की जरूरत है क्या? शिरीन जी, इसमें जब भी, बिल्कुल देखिए शिरीन जी, एक चीज समझिए, जब भी ऐसा कोई मामला होता है, कोई व्यक्ति इसके पीछे होता है, पूरी संस्था नहीं होती। अगर एनटीए जिम्मेदार है तो उसमें कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? जब इसकी तपास की गई, जब जांच की गई, तब उसका जो पाए गए कि बिहार में जिस प्रकार से माहौल आया, आरजेडी के जो पीए हैं उनका भी उसमें कहीं ना कहीं वो पाया गया। इमीडिएटली सरकार ने सामने कहा, और ये पूरी जांच होगी, जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह इसके पीछे जब जिम्मेदार होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये वो सरकार नहीं है जो राजस्थान में 19 बार जब पेपर लीक हुए तब उसको बचाव की प्रक्रिया में हो और उसी पार्टी के जो बड़े नेता हो उसको बचाव का काम करे। ये बिल्कुल सरकार नहीं, ये संवेदनशील बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ काजल भी वही कह रही है, काजल जैसे लाखों स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है कि कब तक, मतलब आप कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, तब तक तो हाथ से पूरा समय निकल जाएगा ना। फिर इन बच्चों का क्या होगा जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका एडमिशन होगा? समय निकल जाएगा तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए शिरीन जी, पहले ही ऑलरेडी सीबीआई जांच एक मामले में चालू हो गई है, उसमें भी कोई बख्शा नहीं जाएगा। एनईटी का भले सुप्रीम कोर्ट में मामला है पर जांच तो चालू है। जो बिहार में जिस प्रकार से रिंग पकड़ी गई है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और मैं वापस, मेरी बहन है, छोटी बहन काजल, आपके सामने ये कहना चाहूंगा, मेरा आपको बाहेंधरी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, जो भी होगा, कोई भी स्टूडेंट का, छात्र के अधिकार के ऊपर कभी भी आंच नहीं आएगी।
सबके साथ ये जब मामला सुलझा जाएगा तब आपको लगेगा कि सरकार ने संवेदनशीलता से इस मामले को हैंडल किया, जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई की, और आने वाले दिनों में यह प्रावधान किया जाएगा कि कभी भी इस प्रकार की हिमाकत करने का प्रयास किसी का द्वारा ना किया जाए। एक शायद यहाँ पर कुछ पूछना चाह रही हैं काजल, जल्दी से। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है, 13 तारीख को जब हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपनी तरफ से नहीं बोला था कि 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट कराए, एनटीए ने खुद से सामने से बोला कि हम करवाएंगे, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोला। पर अभी जब बहुत सारे एविडेंसेस आ रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनटीए को कह सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलिए कि हम ये डिटेल्स, जो 2 डेटा बच्चे चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में पब्लिक किया जाए, वो करें, तब सुप्रीम कोर्ट तो तैयार हो जाएगी, वो बोल देगी कि आप पब्लिक करिए। वो क्यों नहीं कर रही है पब्लिक 1563 का डेटा, और जो उन स्टूडेंट्स का डेटा जो लेट से जिन्होंने लेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तब यहाँ पे क्यों सुप्रीम कोर्ट का वेट किया जा रहा है? देखिए, कल भी मैं 2-3 डिबेट में था काजल जी, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूं। देखिए, काउंसलिंग का कल भी जब मैं 2-3 डिबेट में था, एक सवाल आया कि 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू करने की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम काउंसलिंग को नहीं रोकेंगे। तो हमको थोड़ा सा, काजल, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, आपकी वेदना के साथ में खड़ा हूं, थोड़ा सा सब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम सबको मिलकर कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए। और मैं आपको वापस विश्वास दिलाता हूं, जो अभी ये कमेटी बनी है, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके सामने एक्शन होगा, जो बेचारे ईमानदार छात्र हैं जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है उनके साथ भी न्याय हो, और जो भी बेजिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। ठीक है, चलिए, लेकिन आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। सीधे सीधे बच्चों की यही मांग है। मैं आती हूँ फिर से के मनन जी, एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इसी देश में यूपीएससी, आईआईटी और आईआईएम जैसे भी मॉडल हैं जहां परीक्षाएं लीक नहीं होती हैं, पेपर लीक वहां पर असंभव सा है। फिर आखिर एनटीए और इस तरह की जो दूसरी एजेंसियां हैं जो कई पेपर्स एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती हैं, वहां कौन सा ऐसा मॉडल है जो जहां पेपर लीक होना इतना आसान हो जाता है? और क्या फिर उस मॉडल से हमें सीख लेने की जरूरत नहीं है सर? इस पैटर्न को बदलने की जरूरत नहीं महसूस होती क्या? करप्शन, अब जब हर किसी के रग रग में करप्शन, बेईमानी रच चुकी हो, उसका क्या इलाज है? उसका यही इलाज है, अल्टीमेटली यूपीएससी कहाँ तक अपना विस्तार करोगे आप, यूपीएससी का या जो और दूसरी एजेंसीज है। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों संगठन इनको इमीडिएटली भंग करने चाहिए। इसका मतलब ये कारगर नहीं रहे हैं, इसमें ये संस्था बिल्कुल गल सड़ चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब बार बार अगर कोई चीज़ होती हो तो उसका कोई समाधान निकालना चाहिए, और हाई लेवल पे मीटिंग रखनी चाहिए। इस पे पूरा मंथन होना चाहिए अब कि क्या ये संस्था को अब आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, ज़्यादा कमेंट्स बनते नहीं हैं, चूँकि ये बच्चा जिस तरह से बता रहा है ये सारी बातें मैं इनसे सहमत हूँ। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं, अब ये अपोजिशन तो बड़ा आसान होता है ना, जो बैठे होते हैं उंगली उठाना आसान है, उस पर अगर ये कल को खुद सत्ता में आएंगे 10, 20, 50 साल बाद, जब 5 साल बाद, 2 साल बाद, तो इन पे अगर जो कभी होगा तो दूसरे वाले करेंगे। लेकिन कीटा छिकड़ी की ये इस स्टेज नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। इनके भविष्य को बिल्कुल एक ऐसी तरह, इस तरह लेना चाहिए कि उनके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। एक वर्ष, आपको याद है मंत्री भी बने पहले, 1 साल के लिए अपनी सर्विस के लिए वीके सिंह किस तरह से लड़े थे, याद है ना आपको? इस तरह से इन बच्चों का 1 साल, हम भी ऐसी स्थिति से गुजरे हुए हैं। बच्चा 1 साल फेल हो जाए तो 1 साल का मतलब है अपने जीवन में, अगर कल को आईएएस का, आईपीएस का एग्ज़ाम देना है, जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, 1 साल से वो पीछे रह जाएगा या वो दे नहीं पाएगा। इसलिए इस बड़ा मसला गंभीर है। इस गंभीरता को लेते हुए ऐसे जो संस्था बनी है इनको भंग करना चाहिए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बार बार इस तरह से, उत्तर प्रदेश में पहले रेलवे की भर्ती थी, शायद पुलिस की भर्ती थी, और राजस्थान में आपने देखा है, तो हर स्टेटों में अगर ये शुरू हो गया तो फिर कहाँ ये थमेगी बात? थम मानेगा? अब हर जगह तो सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू पे नहीं ना आएगा, हर जगह हाई कोर्ट तो रेस्क्यू पे नहीं आएगा। उनकी अपनी बहुत समस्याएं हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आप सोच रहे हो कि कम समस्याएं हैं? अब आपने देखा है कि उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। अब धीरे धीरे वहाँ भी इंसान बैठे हैं, जजेस भी इंसान हैं,
जिस तरह IPS इंसान है, IAS इंसान है, उसी तरह जजेज इंसान है। जितने भी ये लोग हैं इनको गंभीरता से काम करना चाहिए, लेकिन बहुत वाजिब बात आप सख्ती यहाँ पर सर कह रहे हैं, उतनी इंपॉर्टेंट रखो बात है। जो इस पर क्रियान्वित रोहन गुप्ता जी आप जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि अभी आप कह रहे थे ना कि एक संस्था पर आप सवाल नहीं उठा सकते, वहां पर अगर कोई करप्ट है तो कोई शख्स है, लेकिन संस्थाओं की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। संस्थाओं में जो पद पर जो बैठे हुए हैं उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी है। इसका जवाब आप दीजिएगा। कल सरकार इसे लेकर एक कानून लेकर आई है, जिसे लेकर सरकार का ये कहना है कि ये मजबूत कानून है और इसका प्रभाव दिखेगा, पेपर लीक जैसे जो मामले हैं वो रुकेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी भी हैं। राजीव रंजन जी, आप भी कह रहे थे कि सरकार इसे लेकर प्रतिबद्ध है और कानून के जरिए इस पर रोक लगेगी, लेकिन देखिए इसमें जो जुर्माने की राशि रखी गई है, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया। बिहार में जो आरोपी पकड़े गए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि बिहार में आरोपी ने ये बात कबूल की है कि एक स्टूडेंट से उन्होंने 30 से 32 लाख रुपए लिए हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए कि ये रिकवरी तो उन 3-4 छात्रों से ही हो जाएगी, मतलब जो जुर्माने की राशि रखी गई है। वो डर कहां से आएगा फिर? इस कानून में जो जुर्माने की राशि का प्रावधान है या बाकी जो पूरा कानून है, आपको लग रहा है कि वो डर बन पाएगा? आगे कोई इस बारे में सोचे ना, पेपर लीक करने जैसी वारदात में कोई शामिल ना हो, वो डर कैसे बनेगा फिर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई कानून बनता है तो आने वाले समय में परिस्थितियों के अनुरूप उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो संशोधन भी होंगे। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ही प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की राशि उन्होंने वसूली, आप अभी भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी, अभी भी आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मतलब लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ हो गया, आप कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करेंगे। नहीं सुरेंद्र जी, शब्दों से आप मेरी पूरी बात का जो अभिप्राय है उसको दूसरी दिशा में नहीं ले जाइए, दुरुस्त कर दीजिए। देखिए, हम भी उतने ही खुले मन से, हम सबों के घर में बेटियां हैं, हम लोगों के घरों में भी बेटे हैं, और ये पूरी युवा पीढ़ी सबके भविष्य का सवाल है। अगर यहाँ काजल बैठी है तो वो हमारी बेटियों के प्रतिनिधित्व के लिए वहां बैठी है। ये सवाल राजनीतिक नजरिए से देखे जाने का नहीं है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आने वाले समय में ये अगर महसूस होता है कि ये पर्याप्त राशि जुर्माने की नहीं है तो ये एक प्रभावकारी कदम उठाया गया। अब इसके साथ जरूरत पड़ने पर आने वाले समय में बहुत सारे इसमें संशोधन भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर पूरे प्रावधानों का अध्ययन किया जाना बेहद आवश्यक होगा। केवल जुर्माने की राशि नहीं, कई ऐसे तरह के दंड हैं, उसके आधार पर किसी व्यक्ति के लिए जीवन यापन करना, जो भी इस तरह का जुर्म करेगा उसके लिए आने वाले समय में आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है कि अभी धैर्य के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए, और ये लैंडमार्क जजमेंट होगा, जो भी होगा एक बड़ा फैसला आएगा। हो सकता है आने वाले समय के लिए एक मजबूत रास्ता भी वो तय कर दे। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी सभी पक्षों का सहयोग बेहद आवश्यक होगा। ये धैर्य के साथ सामना करने का समय है, और मुझे विश्वास है जब इस देश की महान न्यायपालिका पर सबका यकीन है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स के पास अब वो धैर्य बचा नहीं। एक लंबा समय उन्होंने उस तैयारी में बिताया, उन्होंने अपने मानसिक तौर पर जिस तरीके का कष्ट झेला है वो ये कह के आप उसे कम नहीं कर सकते कि धैर्य रखिए। ठीक है, वरुण चौधरी जी, राजीव रंजन कह रहे हैं और अरुण गुप्ता भी यही कह रहे थे कि कोर्ट पर विश्वास कीजिए, जो भी फैसला होगा वो लैंडमार्क साबित होगा, और धैर्य रखने की बात कह रहे हैं। देखिए, कोर्ट के अलावा सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है भाई? अगर कोर्ट से सब कुछ काम है, शिक्षा मंत्रालय को बंद कर दीजिए। और नीट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है, इसमें हम ज़्यादा देरी नहीं कर सकते। जो हमारी छोटी बहन काजल स्टूडेंट है, उन्होंने भी बताया 4 तारीख को रिजल्ट आया। और मैं तो बोलता हूँ, जब ये नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जब मैंने एक वीडियो रिलीज करके उसके माध्यम से कहा था, उसी दिन बच्चों ने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया था कि उन्हें इस एग्जाम में धांधली लग रही है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को अप्रोच करा कि हम आपको पेपर दे देंगे, हमें इतना पैसा दे दो। और कहीं ना कहीं बार बार एनटीए पर सवाल अभी खड़े नहीं हो रहे हैं। ये जो एनटीए है, जो 2017 में जब प्रकाश जावड़ेकर जी ने बनाया था, तो बोला था हमने ये एनटीए इसलिए बनाया है, ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ये सीबीएसई से ज़्यादा कैपेबल होगा। और मुझे अब तो पूरा सवाल ये खड़ा होता है कि एनटीए बनाया इसलिए गया कि अवैध तरीके से पेपर बेचे जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा पैसे का भी रोल मैं बोल रहा हूँ कोचिंग अकेडमी के द्वारा। इसीलिए बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी एनटीए को बचा रहे हैं। अभी तक 18-20 दिन हो गए,
पूरे न्यूज चैनलों पे है, लोगों के व्हाट्सएप तक पे पता लग गया पेपर लीक है। लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कोई पेपर लीक नहीं है। मुझे उम्मीद थी वो परसों मान जाएंगे कि हाँ पेपर लीक हो और बच्चों से माफी मांगेंगे। बच्चों से माफी मांगने की बजाय रोहन जी बात कर रहे हैं राजस्थान में हुआ था। हो सकता है रोहन जी बात 1974 की करने लगे, 1960 की करने लगी, जब तो ये हुआ था। अगर यही बातें करनी होती है, इसको कहते हैं बहाना बनाना और छात्रों को न्याय ना देना। तो मेरी दोबारा गुहार है ये सरकार से भी और रोहन जी से भी कि अगर रोहन जी की बात सुनते हैं इनके एचआरडी मिनिस्टर तो इमीडिएटली एनटीए को बैन करें। और जो सीएसआर का भी पेपर इन्होंने पोस्टपोन करा है, ये एनटीए ने करा। नेट का पेपर पोस्टपोन करा, ये एनटीए ने करा। और एनटीए कहीं ना कहीं सरकार से उनके डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जब बार बार एनटीए को बचा रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अगर खाली कोर्ट का इंतजार है तो बंद कर दें अपने मंत्रालय को। हम कोर्ट से बात करेंगे कि मंत्रालय बंद हो जाएंगे, मंत्रालय ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ठीक है रोहन जी, इसका जवाब दीजिए। वाजिब सवाल है कि जिम्मेदारी तो एचआरडी मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। अब रोहन गुप्ता जी, और साथ ही ये भी देखिए, संस्था पर सवाल क्यों ना उठाया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संस्था कितनी जरूरी है इस मामले में और इसीलिए उस पर प्रश्न उठना जायज है। सवाल उसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल अगर कोई संस्था किसी चीज के लिए जिम्मेदार है तो उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए, मैं उसके लिए ना नहीं बोल रहा हूं। पर हम जब सजा की बात करते हैं तो उसके पीछे जो इंडिविजुअल है उसके खिलाफ सजा होती है। बात हम एनटीए की कर रहे हैं। एनटीए का आइडिया कहां से आया? 2013 में जब यूपीए सरकार की, तब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एनटीए का आइडिया प्रपोज किया, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कि देश की जितनी एग्जाम्स है वो एनटीए के अंडर में होनी चाहिए। ये 2013 में ये उसका जो स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म करने का निर्णय हुआ। फॉर्मेशन 2017 में हुआ। एनटीए बनने के बाद में 13 लैंग्वेज में किस प्रकार से एग्जाम का विस्तार किया जाए, किस प्रकार से सेंटर का विस्तार किया जाए, तो ये जो आइडिया है ये सारी सरकारों ने मिलकर लिया है। अब उसके एग्जीक्यूशन में जहां जहां गलती है, और ये भी कहा धर्मेंद्र प्रधान जी का कल का बयान है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वो एनटीए का कोई पदाधिकारी होगा उसके ऊपर जिम्मेदारी होगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो कहीं पे भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से कोई भागने की बात ही नहीं है। अगर जिम्मेदारी से भागना होता तो एनईटी की एग्जाम कैंसिल करके जो वहां पे सीबीआई की इंक्वायरी नहीं लगाते। अगर जिम्मेदारी से भागना होता तो बिहार में जिस प्रकार से कार्यवाही करते इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते। अगर जिम्मेदारी से भागना होता तो कल का कल लॉ पास नहीं होता। अगर जिम्मेदारी से भागना होता तो आज कमिटी नहीं बनती। हम नहीं भागेंगे। हम वो सरकार नहीं है कि 19 बार पेपर लीक होने के बावजूद भी जो जिम्मेदार है उनको बचाने का काम करें। हम वो सरकार नहीं है कि सुरेश ढाका जैसे लोगों को बचाने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता उनकी पैरवी करें। हम वो पार्टी नहीं है। अब जब जिम्मेदारी से जब उसका स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं पे चूक हुई है और आने वाले दिनों में इस प्रकार का प्रावधान होगा कि किसी की हिम्मत ना हो। हम वो सरकार नहीं है कि ये 19 बार ये होने देंगे और फिर भी उसका विरोध ना करें। हम ये सरकार नहीं कि हमारे आंकड़े डराते हैं रोहन गुप्ता जी। 7 साल में देश के 15 राज्यों में, मैं आपको बता दूं, 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और लगभग यहां पर 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा, 70 लाख से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा है। तो सवाल फिर क्यों नहीं उठेगा? मैं एक बात बोलना चाहूंगा रोहन जी, बिल्कुल। मैं आखिरी चीज एक सेकंड, एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। मैं मेरी बात खत्म करूं। ठीक है, पूरी कीजिए। एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा मैं सिरिन जी, एक बात कर, देखिए मैंने पहले मेरी बात की शुरुआत की। ये एक ऐसा दूषण है हमारी सिस्टम का जहां पे लाखों, हजारों, करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। उसमें हम सबको मिलके, जो भी राजनीतिक पार्टी है, राजस्थान में 19 बार हुए, कर्नाटक में हुए, गुजरात में हुए, पूरे देश में हुए, उसके ऊपर राजनीतिक छींटाकशी नहीं करके दूषण को कैसे निकाले। कौन वो लोग हैं जो सिस्टम में घुस के सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जिनकी अभी भी वो हिम्मत हो रही है? कौन वो लोग हैं जिनको पीछे से कहीं ना कहीं पीठबल मिल रहा है? सारे मिलकर एक सिस्टम बनाए और इस प्रकार के एक्शन लिया जाना चाहिए। ये देखिए छोटा अपराध नहीं है। करोड़ों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वालों के ऊपर कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी से जुड़ा हो, कोई भी लोगों से जुड़ा हो, हमको मिलकर एक्शन करना होगा और ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। आने वाले दिनों में मैं आपको शिरीन जी भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाएगा कि भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं होगी। वरुण यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे। वरुण, फिर काजल मैं आपके पास आती हूँ। वरुण। रोहन जी, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था। अभी मैंने न्यूज के माध्यम से पता, अभी मुझे 2 दिन पहले खबर मिली, आपको पता लग गया होगा गुजरात कनेक्शन क्या निकला उस पेपर लीक में। उसके साथ साथ एक बात और बोलना चाहूंगा, इतने दिन हो गए हैं एनटीए पर इतने सवाल खड़े हो गए हैं, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नैतिक अधिकार पे भी आप एनटीए के आला अधिकारी को हटा देते और फिर कार्रवाई करते तो बात है। यह आपकी सरकार की सोच बताती है कि जांच भी आप करवाना चाह रहे थे एनटीए के जो खुद के अधिकारी हैं उनसे, तो आपको जानना चाहिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं।
अभी तक एनटीए के जो आला अधिकारी हैं, अगर ऐसी घटना बार बार हो रही है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता कि इंक्वायरी के बाद देख लेंगे, अगर आपकी गलती होगी तो आपको रिस्टोर कर देंगे, गलती नहीं होगी तो आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपकी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा और बार बार गुमराह करने की बातें कर रहे हैं और आप भी हमें गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन दोबारा करना चाहूंगा, इमीडिएटली एनटीए को आप बैन कर दें। जिस तरीके से रवैया आ रहा है, जिस तरीके रवैया आ रहा है, अगर आप एनटीए को बैन नहीं करना चाहते, जो अधिकारी इसमें हैं, इतने दिन क्यों लग रहे हैं आपको कार्रवाई करने में? क्या कर रहा है मंत्रालय? क्या पूरे देश के जो इतनी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, सब फेल हो गए एनटीए की जांच करने में? और नीट की परीक्षा का आप बात जाने, बच्चे आपने देखा होगा, मैंने एक बेटी की वीडियो देखी थी जिसने कोटा में सुसाइड करा था। रूह कांप उठती है जब बच्ची छठी मंजिल से कूद कर आत्महत्या करती है, जो नीट के एस्पिरेंट बच्ची ने सुसाइड करा, और बार बार देखने को आता था। इतने स्ट्रेस के बावजूद आप नीट के बच्चों को मजबूर कर दिया आपने सड़कों पर आपकी सरकार का प्रदर्शन करने में। देखिए, अब आप जब राजनीतिक, अब आप सुन लीजिए नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ नीट के एग्जाम को लेकर। सलमान खुर्शीद ने क्यों बचाया, उस पर जवाब दीजिए। उस पर क्यों नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूं ना। पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए, सुरेश ढाका को क्यों बचाया? क्यों उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं की गई? 19 बार एसओजी ने वहां पे बचाया। सरकार में, आपकी सरकार में 70 पेपर लीक हुए। आपको छात्र है ना, तब आप क्यों चुप रहे थे? तब आपको चुप नहीं रहना चाहिए था, तब आपको चुप नहीं रहना चाहिए था वरुण। कभी भी 19 पेपर लीक हुए, क्यों चुप रहे आप? सचिन पायलट जी बोले क्यों चुप रहे आप? लेकिन राजनीति मत कीजिए। जब मैं जिम्मेदारी से चीज बोल रहा हूँ कि एक्शन लिया जाएगा, अभी ऑलरेडी सीबीआई इसका जांच कर रही है, जो भी जिम्मेदार पाएंगे एक्शन लेंगे। आपकी सरकार ने कौन सा एक्शन लिया? आपको शायद मालूम नहीं है कौन सा एक्शन लिया? सचिन पायलट के ऊपर सवाल उठाए, सचिन सुरेश ढाका पे क्या एक्शन लिया गया? उसके ऊपर ईडी एक्शन लिया गया। शायद मालूम नहीं है, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बचाने का प्रावधान किया गया। आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जब हमारी सरकार में पेपर लीक हुए थे तो एनएसयूआई ने प्रदर्शन करा था उसके खिलाफ। बेहतर है कि उस सिस्टम में उसे कैसे सैनिटाइज किया जाए, सलमान खुर्शीद को किसने रोका? मैं दोनों को कह रही हूँ, रोहन गुप्ता आपको भी कह रही हूँ, वरुण चौधरी आपको भी कह रही हूँ। अभी भी जैसे ही मैंने नाम लिया एनटीए, आप बोखला उठे एनटीए के नाम से करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 19 पेपर लीक के बाद में, 19 पेपर लीक के बाद में जैसे ही मैं एनटीए का नाम लेता हूं, पूरी बीजेपी बोखला क्यों जाती है? कोई नहीं, आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार चुप भी बैठी रही, जिम्मेदार हो। हमारी सरकार छात्रों के साथ थी। जांच आने दीजिए, सीबीआई का जांच हो रही है। क्या किया? सुरेश ढाका के ऊपर तो आपके नेता बचा रहे हैं, क्या सरकार के साथ रही? बताइए, सुरेश ढाका को किसने बचाया? रोहन जी बचाया क्या? इसको आप 4 तारीख को आपने एनटीए को जब छात्रों की बात हुई है तो दामन सभी का दामन, मैं ये बात बताना चाहूंगा, चाहे जो भी हो, दामन सबका दामन है, किसी का साथ जल्दबाजी थी कि 4 जून को रिजल्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है और उन्होंने कहा है कि छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। इससे पहले भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये बात कही थी। ठीक है काजल, मैं आपको लेकर यहां पर आना चाहूंगी। रोहन सुनिएगा आप काजल को, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि संस्था को लेकर सवाल, लेकिन संस्था पर सवाल क्यों उठता है, उसकी विश्वसनीयता पर क्यों उठता है और क्यों छात्रों के मन में अब डर बन गया है? ब्रेक में काजल आप मुझे कुछ बता रही थी, जरा उसका जिक्र कीजिए। हाँ जी, डर किस बात का? जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि एनटीए सभी अपने स्टेटमेंट्स को गलत खुद ही प्रूफ कर रहा है। अब यहाँ पे बच्चों का धैर्य टूट रहा है। मेरे इस समय में जो परीक्षार्थी है उनका हाल सबको पता है, पर जो अगले वर्ष के परीक्षार्थी है, एक मेरे घर में भी है मेरा भाई जो जेई की तैयारी कर रहा है। अब वो मेरे से रोज एक बार पूछता है कि अब मैं करूं या फिर छोड़ दूं, यहीं पे मैं कुछ और सब्जेक्ट ले लूं कि किसी और डायरेक्शन में चले जाऊं। मेरे जो स्कूल के जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th में जाएंगे, जो बायो लेना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे से रोज एक बार पूछते हैं 1-2 दिन में कि दीदी हम क्या करें, हम मेडिकल ले या नहीं ले, या हम आर्ट्स ले लें या कॉमर्स ले लें। उन जैसे स्टूडेंट्स को मैं क्या बोलूँ? मेरे पास अभी कोई रिप्लाई नहीं है देने के लिए। आप लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, देश का सारा टैलेंट बाहर चले जाएगा। तब इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने में इंडिया को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी। तो हम क्या करें इस समय में? हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स पढ़ना छोड़ चुके हैं क्योंकि किताब खोलते ही उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो करे क्या। मैंने 4 दिन से एक चैप्टर खोल रखा है, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि किताब खोलते ही मुझे दिमाग में ये आ रहा है कि होगा या नहीं होगा, अगले वर्ष के लिए मैं तैयारी करूं या इस वर्ष होगा या फिर मैं लाइन चेंज कर लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस समय में जो इस वर्ष के परीक्षार्थी है उनके लिए सभी आशा उम्मीद की किरणें बंद हो चुकी है। सिर्फ एक व्यक्ति से उम्मीद है, रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर से, कि वो 8 जुलाई को पैनल पे सारे केसेस जो नीट संबंधित है उसे लीड करे, क्योंकि उनके अलावा हमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। बहुत
देखिए ये छात्रों की निराशा, उसकी हताशा बताती है कि वो कितने कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि अब वो करें क्या आगे। ठीक है, मैं के मनन जी आपके पास आती हूँ, वक्त कम है लेकिन जल्दी से इसे समझाइएगा। देखिए चीन में पेपर लीक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, क्योंकि वहां पर गाँव एग्जाम होता है, कहा जाता है कि सबसे कठिन है, उसमें 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हर साल परीक्षार्थी शामिल होते हैं, मतलब एनटीए से 4 से 5 गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी उसका पेपर लीक करना नामुमकिन है। सर क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर, ऐसे मॉडल्स लेकर एक सिस्टम तैयार नहीं हो सकता हमारे देश में? बिल्कुल हो सकता है। यूपीएससी उदाहरण है आपके पास, यहाँ से देश में आईएएस आईपीएस निकलते हैं, आईएफएस निकलते हैं। तो ये अगर आप कहोगे मेरी सरकार ये करेंगे, सख्ती करेंगे, भाई आप मैक्सिमम अरेस्ट कर सकते हो आदमी को, न्याय देना न्यायालय ने, आपने न्याय नहीं देना है। भाषण बंदी बंद कर दो। अब लोग थक चुके हैं। आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम कितना है? सिर्फ आदमी को अरेस्ट करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद चालान दाखिल कर देना कोर्ट में, और कोर्ट में 15 साल 10 साल न्याय कब मिलना उनको? बच्चों की समस्या आज की है। ये काजल जी जो कह रही हैं, इसका निदान इमीडिएटली सरकार को करना चाहिए, मंत्रालय को करना चाहिए। अगर नहीं करा, अभी कुछ लाख है, फिर करोड़ होंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पंजाब की उदाहरण ले लो, पंजाब खाली हो चुका है। पंजाब का मैक्सिमम, आप कनाडा देख लो, अमेरिका देख लो, इंग्लैंड देख लो, पंजाब सारा वहाँ जा चुका है। और कितने अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कारण तो होगा ना उसका। बिल्कुल काजल जी बिल्कुल एग्जाम्पल ठीक दे रही हैं कि समय रहते हुए हमें सुधार कर लेना चाहिए। और दूसरा, यूथ देश की रीढ़ की हड्डी है, समाज के भविष्य की। अगर इनके साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर सरकारें बदलने में देर नहीं लगती है। आपके सामने 60 साल एक पार्टी ने शासन किया है, और युवा आज तो मैं और किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा। इसीलिए यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इनके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय इन्हें कब मिलेगा, और वो सिस्टम जो खोखला होता जा रहा है वो कैसे करप्शन वहां से आजाद होगा, वहां से खत्म होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि पेपर लीक का पितामह कौन, और कब तक उस आखिरी कड़ी तक सरकार पहुंचेगी जिसने इस पूरे सिस्टम को खोखला करने का काम किया है।